नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हाउ टू ड्राफ्ट डीड ऑफ सेल पार्ट 2 में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने पार्ट 1 ऑफ हाउ टू ड्राफ्ट डीड ऑफ सेल नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उस वीडियो का लिंक छोड़ दूंगा, तो आप पार्ट 1 पहले देख लीजिए और बाद में इस पार्ट 2 वीडियो को देख लीजिए। तो जैसे मैंने पार्ट 1 वीडियो में आपको बताया था कि पार्ट 1 में मैंने डीड ऑफ सेल के रिसाइटल्स का एक्सप्लेनेशन दिया था और पार्ट 2 में मैं आपको कोवेनेंट्स के बारे में जानकारी दूंगा। तो देखिए, जो मैंने डीड पार्ट 1 में रेफ़र किया था उसी डीड को मैं इस पार्ट में भी रेफ़र करूंगा और डायरेक्टली मैं आपको ले चलूँगा कोवेनेंट्स के पार्ट में। तो देखिए, नाउ दिस डीड ऑफ सेल विटनेसेस एज फॉलो। सो इस सेंटेंस से आपको पता चलता है कि इस सेंटेंस के आगे से डॉक्यूमेंट के कोवेनेंट्स चालू होंगे, तो रिसाइटल्स इसके ऊपर होंगे और कोवेनेंट्स के बाद होंगे। तो देखिए, that in pursuance of the said agreement and in consideration of sum of rupees so and so which is paid by check drawn on so and so, the purchasers to the vendors, the receipt of which the vendors hereby admit and acknowledge, the vendors hereby sell, transfer, release, convey, assign and assure unto and the use of the said flat number so and so to the purchasers, free from all encumbrances, all that said flat number so and so more particularly described in the schedule 2 herein below, to have and to hold the same unto and to the use of the purchasers absolutely forever, together with parts, common rights, liberties, privileges, use of easement, right of way, appurtenances thereof, or whatsoever to the said property, or any part thereof now or at any time hereinafter normally held, used, occupied, enjoyed, or reputed, or known as a part thereof to be appurtenant thereto, and all the right, title, interest, use, inheritance, property, benefit, claim, demand whatsoever, both at law and at equity of vendors into, out of, or upon the said property or any part thereof, to have and to hold the same and proportionate undivided share and the right in the said property and the flat number so and so hereby sold to the purchasers। तो देखिए, इतना बड़ा कोवेनेंट जो है वो डीड ऑफ सेल का पहला कोवेनेंट है। तो इसी तरह से जनरली उस कोवेनेंट को ड्राफ्ट करना है आपको, म्यूटेटस म्यूटेंडिस जिस तरह से भी आपको एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली पहले कोवेनेंट में आपने याद रखना है कि जो सम ऑफ कंसिडरेशन, टोटल कंसिडरेशन जो है वो इसमें आपने ठीक से एक्सप्लेन करना है। देखिए, इस ड्राफ्ट में पूरा अमाउंट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल डीड पे किया गया था, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि पहले एक टोकन अमाउंट दिया जाता है, बाद में इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे किया जाता है, या फिर एक एग्रीमेंट फॉर सेल पहले करते हैं और उसमें पार्ट पेमेंट करते हैं और सब्सिक्वेंटली एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट बैलेंस अमाउंट पे किया जाता है। तो अगर उस तरह का किसी तरह का केस है तो आपने इसी तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। देखिए, इस तरह मोड ऑफ पेमेंट भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, पेड बाय अ चेक ड्रॉन ऑन सो एंड सो अकाउंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें देखिए, बेरिंग नंबर, डेटेड सो एंड सो, सो बैंक का नाम, चेक नंबर, चेक डेट एंड ऑन विच बैंक, ऑन विच ब्रांच इट हैज बीन ड्रॉन, ये सब डिटेल्स इस तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। अगर एनईएफटी ट्रांजैक्शन या फिर आरटीजीएस ट्रांजैक्शन वगैरह कुछ किए हैं तो उनका एनईएफटी या फिर आरटीजीएस नंबर होता है, वो नंबर भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं और जितने डिटेल्स है आप उस ट्रांजैक्शन को, उस पेमेंट को डिस्क्राइब कर सकते हो वो आपने करना है, क्योंकि इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ द वेंडर्स एज वेल एज द परचेजर, क्योंकि बाद में उस पेमेंट को आप ट्रैक कर सकते हैं वंस उस पेमेंट का यहाँ पे नंबर आपको मिल जाए। क्योंकि जैसा आपको पता है कि फॉर एन अग्रीमेंट, फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर हैज टू बी अ प्रॉमिस एंड देयर हैज टू बी अ कंसिडरेशन। एन अग्रीमेंट कैन नॉट बी विदाउट अ कंसिडरेशन। सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी कुछ कन्वे हो रहा है, जो भी कुछ सेल हो रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो कंसिडरेशन होना चाहिए। इसीलिए जो भी कंसिडरेशन है, जो भी अमाउंट पे किया है, वो आपने ठीक से इस कोवेनेंट में डिस्क्राइब करना है। अभी देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में भी आपके मन में होगा कि यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स एक ही एक्ट के लिए क्यों यूज किए गए हैं, वेंडर्स हियर बाय सेल, ट्रांसफर, रिलीज, कन्वे, असाइन एंड अश्योर। तो देखिए, बेसिकली आपके मन में भी एक सवाल होगा कि सिर्फ सेल ही कर रहे हैं ना, सिर्फ कन्वे ही कर रहे हैं, तो एक ही वर्ड से हियर बाय सेल्स इस तरह से ये पूरा कोवेनेंट कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है और इसमें इतनी एनलॉन्गेशन करने की जरूरत क्या है। तो देखिए, कोवेनेंट जो है, एक किसी भी डॉक्यूमेंट का कोवेनेंट जो है वो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इन द सेंस दैट रिसाइटल जो है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रिसाइटल इज लाइक अ इंट्रोडक्शन टू अ स्टोरी, वेयर एज द कोवेनेंट
in a document are the actual terms which the vendor and the purchaser have agreed upon. तो जब dispute अगर किसी भी तरह की आएगी तो always there will be a reference largely to the covenants. Recital सिर्फ टाइटल ट्रेस करने के लिए या फिर प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन के लिए किए जाते हैं, लेकिन कोवेनेंट्स जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं. इसीलिए इसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितने कॉम्प्रिहेंसिवली, जितने डिटेल में आप कोवेनेंट्स को डिस्क्राइब करें उतना ही बेहतर रहता है. इसीलिए यहाँ सेल, ट्रांसफ़र, रिलीज, कन्वे, असाइन, अश्योर, ये सब यहाँ पे प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. इसीलिए हम जो कोवेनेंट जो है उनको केयरफुली शब्द चुन चुन के इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं. पर जनरली अगर आप सेल डीड का ड्राफ्ट भी कर रहे हैं तो इस तरह से आप इन सब शब्दों को यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपको और भी किसी तरह के शब्द यूज़ करने हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कन्वेंस दैट इज़ टेकिंग प्लेस, तो वो भी आप कर सकते हैं. देखिए इस तरह से ये टू हैव एंड टू होल्ड, अन टू, ये सब सॉर्ट ऑफ ब्रिटिश टर्म्स है जो हम पहले भी यूज़ करते थे. प्रेसिडेंट्स, जो पहले के प्रेसिडेंट्स जो थे वो पहले यूज़ करते थे, और उसी को हमने अभी आगे ला दिया है. और अभी भी जब हम ड्राफ्ट करते हैं उसमें भी इस तरह के टर्म्स हम यूज़ करते हैं. तो देखिए एब्सोल्युटली, फॉरएवर, टुगेदर विद, पाथ्स, कॉमन राइट्स, लिबर्टीज, प्रिविलेजेस, यूज ऑफ ईजमेंट्स एक्सेट्रा. तो देखिए इसमें जब कन्वेंस फ्लैट का होता है तो इट कन्वेंस इज ऑलवेज एब्सोल्यूट. जैसे आपको पता होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जब आप सेल करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को दूसरे आदमी को, दूसरे व्यक्ति को आप जब कन्वे करते हो, देन द सेल कैन नेवर बी कंडीशनल. देयर कैन नॉट बी एनी कंडीशंस एज रिगार्ड्स द यूजेज और द ओवरऑल यूजेज ऑफ दैट प्रॉपर्टी. तो एक बार ट्रांसफर हो गया तो प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली ट्रांसफर हो गई, और हुएवर इज द परचेजर विल हैव द राइट टू यूज द प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस फॉर द पर्पज ऑफ अ सेल डीड. आई एम टॉकिंग अबाउट सेल डीड. जब होता है, जब सेल डीड में एक बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई तो परचेजर को एब्सोल्यूट राइट आ जाता है उस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, और उसको वेंडर की परमिशंस या फिर किसी भी रिस्ट्रिक्शन की परवाह नहीं करनी पड़ती. और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ऐसा भी है कि अगर आपने कन्वेंस डीड में किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस एज रिगार्ड्स द यूजेज ऑफ द प्रॉपर्टी डाल दिया, मानो आपने डाल दिया कि यू कैन नॉट, द परचेजर कैन नॉट फर्दर सेल द प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ द वेंडर. इस तरह से अगर आपने कंडीशन भी डाल दिया तो वही कंडीशन जो है, वही पार्ट सेल डीड का है, वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा और बाकी सब सेल डीड जो है वो इफेक्ट में रह जाएगा. तो इस तरह से अगर आपने कंडीशन भी किसी तरह की डाल दी तो वो कंडीशन विल बी वॉइड एब इनिशियो और उसका कुछ मीनिंग नहीं रहेगा. तो इसीलिए हम इस तरह से यूज ऑफ ईजमेंट, राइट ऑफ वे, लिबर्टीज, कॉमन राइट्स, प्रिविलेजेस, जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप कन्वे कर रहे हो परचेजर को, उसको क्लियरली एंड स्पेसिफिकली आपने लिखना है ताकि किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो. देखिए देन सेकेंड कोवेनेंट, and the purchaser shall hereafter peacefully and quietly hold, use, enjoy the flat number so and so together with indivisible and impartible part in the said property as their own chattel and property without any hindrances, interruptions, claims or demands by or from the vendors and any person or persons whomsoever claiming to the vendors. अभी देखिए इस कोवेनेंट में एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ. देखिए इम्पार्टेबल पार्ट इन द सेड प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये है कि देखिए जब एक बिल्डिंग एक प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्ट होती है तो दो तरह से जो बिल्डर है उस पर फ्लैट को कन्वे कर सकता है. एक तो है फ्लैट, सिर्फ फ्लैट को कन्वे कर सकता है, और दूसरी तरह का जो है जो फ्लैट अलॉन्ग विथ इम्पार्टेबल पार्ट इन द सेड प्रॉपर्टी. इसका मतलब ये है कि अगर वो बिल्डिंग टुमारो समझो जो वो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, और बिल्डिंग कोलैप्स होने के बाद अगर न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो जो भी फ्लैट ओनर थे उस बिल्डिंग में उनको अनडिवाइडेड शेयर टू द प्रॉपर्टी अपॉन विच द बिल्डिंग वाज स्टैंडिंग रहेगी. अगर सिर्फ फ्लैट को ही कन्वे किया है तो अगर समझो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई तो फ्लैट ओनर का एब्सोल्यूट राइट उस पे से गया, और जिसकी ओरिजिनली प्रॉपर्टी थी, समझो बिल्डर की ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी, तो बिल्डर के पास वो प्रॉपर्टी वापस चली जाएगी. और फ्लैट ओनर जो है उनको कुछ उस पर हक नहीं रहेगा क्योंकि उनको नो अनडिवाइडेड शेयर इन द प्रॉपर्टी वाज गिवन टू देम. तो उनका राइट सिर्फ फ्लैट का था. इसीलिए इस तरह से पहले डीड्स करते थे 10-15 साल पहले, जहाँ पे
सिर्फ फ्लैट बेचते थे और प्रॉपर्टी नहीं बेचते थे, लेकिन आजकल यही कन्वेंशन है कि बिल्डर जो है इधर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करके उसको पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, या फिर फ्लैट अलॉन्ग विद अनडिवाइडेड शेयर इन द प्रॉपर्टी अपॉन विच द बिल्डिंग स्टैंडिंग, इस तरह से करके देता है। तो अगर बिल्डिंग कोलैप्स भी होगी तो द फ्लैट ओनर्स विल हैव अ राइट टू द प्रॉपर्टी अपॉन विच द बिल्डिंग स्टैंडिंग, और नई बिल्डिंग मान के वहाँ पे फ्लैट्स वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो ये क्लॉज जो है वो आपने ध्यान से रखना है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द पार्टीज। अगर वेंडर इम्पार्टेबल राइट भी बेच रहा है तो इस तरह से आपने लिखना है, अगर नहीं बेच रहा है तो ये नहीं लिखना है। आगे, then the vendors hereby covenant with the purchaser that notwithstanding any acts, deeds or things thereof executed or knowingly suffered to the contrary, the vendors are lawfully seized of the flat number so and so, free from encumbrances, attachments or defects in the title whatsoever, and the vendors have full power and absolute authority to sell the said flat number so and so in this manner. So therefore ये देखिए, ये covenant जो है वो self explanatory है कि the purchaser will have the absolute authority to sell it further, and the vendors right now as of execution of this deed have the absolute authority to sell. ये भी यहाँ पे इस तरह से क्लियर करना है, क्योंकि अगर वेंडर कल समझो परचेजर को मालूम पड़ गया कि वेंडर डिड नॉट हैव द एब्सोल्यूट अथॉरिटी, तो ये कोवेनेंट जो है दैट दिस कोवेनेंट विल कम टू द रेस्क्यू द परचेजर। इस कोवेनेंट के बेसिस पे परचेजर वेंडर पे कोई लीगल एक्शन भी ले सकता है। And the vendors assure the purchaser that they are the only owners of the said flat, and that they shall at the cost of the purchasers execute all such papers and documents and do every act and thing necessary for transfer, or for more particularly assuring the said flat number so and so along with the proportionate land to the purchaser. तो देखिए यहाँ भी इस तरह से वेंडर से एक अंडरटेकिंग ली जा रही है कि वेंडर ने जब अश्योर किया है परचेजर को कि वही ओनर है, तो इसका मतलब ये है कि वेंडर इज बाउंड बाय हिज स्टेटमेंट दैट ही इज द ओनली ओनर एंड नो अदर पर्सन हैज अ राइट टू सेल द प्रॉपर्टी टू द परचेजर। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर सब्सिक्वेंटली डीड एग्जीक्यूट होने के बाद अगर परचेजर को मालूम पड़ गया कि वेंडर के पास एब्सोल्यूट राइट नहीं था, इन द सेंस दैट वेंडर्स को छोड़ के वहां पे और भी ओनर्स थे, तो इन सच सर्कमस्टांस परचेजर वेंडर पे सूट वगैरह डाल के एक्शन ले सकता है। इसीलिए इस तरह से कोवेनेंट में अंडरटेकिंग वेंडर से ली जाती है कि वेंडर इज द ओनली पर्सन हु हैज द राइट टू सेल द प्रॉपर्टी एंड नोबडी एल्स एक्सेप्ट द वेंडर्स, and so therefore the flat is perfectly transferred in favor of the purchasers, and the vendors will also execute such papers and documents and do every such act which is necessary for transferring the flat perfectly onto the purchasers. So एक बार फ्लैट ट्रांसफर हो भी गया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन या फिर वाटर कनेक्शन जो भी है, हाउस टैक्स वगैरह जो भी है, वो ट्रांसफर करने के लिए भी वेंडर परचेजर की सहायता करेगा। इस तरह से वेंडर से एक अंडरटेकिंग ली जाती है। देखिए covenant 5, and the vendors hereby confirm on the conveyance hereby made that flat number so and so shall get absolute title free from all encumbrances to the flat number so and so, and that the flat number so and so shall be absolutely free to hold shall absolutely be freehold property of the purchasers, which may be transferred in any way or alienated by the purchaser without the interference from any other person. So देखिए जैसे मैंने पहले बताया था, एक डीड ऑफ सेल कैन नॉट बी कंडीशनल। आप डीड ऑफ सेल में किसी भी तरह का कंडीशन नहीं डाल सकते, इसलिए यहाँ पे ये कोवेनेंट जो है उसको क्लियर कर रहा है कि जो परचेजर जो है वो एब्सोल्युटली शैल बी फ्री टू होल्ड द प्रॉपर्टी as its owner and shall be free to sell it to any other third person or create any other interest in that third person. और जब ये फ्लैट वेंडर परचेजर को बेच रहा है तो वेंडर के पास एब्सोल्यूट टाइटल है और ये फ्लैट जो है फ्री फ्रॉम एक्यूमरेंसेस है। इसका मतलब ये है कि वेंडर ने किसी भी बैंक के साथ इस फ्लैट को मॉर्गेज नहीं किया है या फिर इसे किसी भी तरह की कोलेटरल नहीं रखी है। नेक्स्ट, and the vendors further covenant to the purchasers to indemnify and keep indemnified the purchasers from any from or against all encumbrances, charges, equities whatsoever with respect to the said flat. So अगर देखिए इस कोवेनेंट का मतलब ये है कि वेंडर परचेजर को इंडेमनीफाई करके रख रहा है कि किसी भी तरह का अगर चार्ज बाद में परचेजर को पता चला तो वेंडर उसे पे करेगा। इसका मतलब ये है कि समझो एक सोसाइटी है बिल्डिंग में,
ऑफकोर्स सोसाइटी के कंसेंट के बगैर फ्लैट जनरली ट्रांसफर नहीं होते, लेकिन समझो विदाउट द कंसेंट ऑफ द सोसाइटी वेंडर ने परचेजर को फ्लैट बेच भी दिया और बाद में परचेजर को पता चला कि उस फ्लैट का जो एनुअल मेंटेनेंस है वो वेंडर ने पे ही नहीं किया, तो द परचेजर जो है वो वेंडर को इस कोवेनेंट से पकड़ सकता है कि इस कोवेनेंट में क्लियरली लिखा है कि आप सोसाइटी की जो ड्यूज हैं आपने पूरे पे कर दिए हैं और पूरे पे करने के बाद आप भी मुझे फ्लैट ट्रांसफर कर रहे हो। तो इस तरह से इस कोवेनेंट को फ्रेम किया गया है कि वेंडर को एक अकाउंटेबिलिटी आए। एंड फाइनली देखिए शेड्यूल, जैसे मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि शेड्यूल इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ द डीड ऑफ सेल, और शेड्यूल में आप जो प्रॉपर्टीज रेफरेंस कर रहे थे उनको ठीक से डिस्क्राइब करना है। तो देखिए ऑल दैट लैंडेड प्रॉपर्टी नोन एज सो एंड सो आइडेंटिफाइड एज सो एंड सो विद इन द लिमिट्स ऑफ मारगांव सो एंड सो। सो इस तरह से उस प्रॉपर्टी को जितनी डिटेल में आप डिस्क्राइब कर सको उतना बेहतर है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी सारी तरह की डिटेल्स चाहिए। दैट इज उस प्रॉपर्टी का अगर कुछ नाम है तो उस नाम को लिखना है, जिस गांव में है, जिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जुरिस्डिक्शन में है, जिस डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ कहाँ भी वो रजिस्टर हुई है, उसकी एरिया कितनी है, उसकी डायमेंशन किस तरह का है, ये सब इन सब डिटेल को आपने शेड्यूल में ठीक से एक्सप्लेन करना है। और इसी तरह से शेड्यूल पूरा कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है। तो देखिए इस शेड्यूल 1 में पूरी लार्जर प्रॉपर्टी डिस्क्राइब की गई है और शेड्यूल 2 में फ्लैट को डिस्क्राइब किया गया है। तो फ्लैट को डिस्क्राइब करते वक्त भी आपने जितना कॉम्प्रिहेंसिवली हो सके उसको डिस्क्राइब करना है कि ताकि कल जाके किसी भी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो फ्लैट नंबर, उसकी टोटल एरिया, उसके साथ टेरेस्ड एरिया भी आती है क्या नहीं, कहाँ सिचुएटेड है, किस बिल्डिंग में सिचुएटेड है, बिल्डिंग का नाम क्या है, कौन से फ्लोर पे है, किस डायरेक्शन में है, ये सब जितना कॉम्प्रिहेंसिवली आप हो सके उतना कॉम्प्रिहेंसिवली उसको डिस्क्राइब करना है। और उसकी बाउंड्रीज इस तरह से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, इस तरह से। और वो शेड्यूल 1 में जो प्रॉपर्टी भी है उनको भी सेम सिस्टम है कि उस प्रॉपर्टी के बाउंड्रीज क्या है। उस बाउंड्रीज जब आप डालते हो तो यू कैन इफेक्टिवली आइडेंटिफाई अ प्रॉपर्टी। अगर समझो थोड़ी सिचुएशन में प्रॉपर्टीज जो है वो सर्वे की नहीं जाती, इसलिए द ओनली वे टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज इज बाय इज बाउंड्रीज। सो इसलिए बाउंड्रीज उनके डालना बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट रजिस्ट्रार में इसे कंपलसरी भी किया गया है कि आपने इस तरह से प्रॉपर्टीज़ की बाउंड्रीज डालनी है। तो इस तरह से प्रॉपर्टी की बाउंड्री डालिए और फ्लैट की बाउंड्री डालिए और जितना कॉम्प्रिहेंसिवली हो सके डिस्क्राइब कर दीजिए। और एक बात कि देखिए सो एंड सो प्रॉपर्टी इज दिस फ्लैट इज डिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 2 and the larger property is described in schedule 1 and both are marked and outlined in the plan which is annexed to this deed. So therefore इसमें क्या किया गया है कि प्रॉपर्टी जो है वो सर्वे प्लान पे भी मार्क करके इस सेल डीड के साथ उसको ज्वाइन कर दी गई है, और फ्लैट भी जो है वो कंस्ट्रक्शन प्लान जो है, बिल्डिंग का फ्लोर प्लान जो है उस पर भी ठीक से मार्क करके दिखा दी गई है और उस सेल डीड के साथ वो आएगी। सो इवेंचुअली इस सेल डीड के साथ सेल डीड, 2 पावर ऑफ अटर्नी और ये 2 प्लान भी उनके साथ आएंगे और सारा कलेक्टिवली मिलके एक टोटल एक डॉक्यूमेंट बनेगा। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कन्वे कर रहे हो आपने प्लान लगा के उस प्रॉपर्टी को ठीक से मार्क करना है, ताकि किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग बाद में ना हो। जो भी प्रॉपर्टी कन्वे की है वो आपको क्लियरली और स्पेसिफिकली इसमें दिख जाए। और इवेंचुअली देखिए इन विटनेस whereof parties have signed and executed this document signed and delivered by the vendor। सो यहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी था इसलिए पावर ऑफ अटर्नी यहाँ पे सिग्नेचर मारेगा, और राइट एंड लेफ्ट हैंड फिंगर इम्प्रेशंस और दैट ऑफ द परचेजर ऑल्सो। एंड इवेंचुअली एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एटलीस्ट दो विटनेसेस ने इस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करना है, एटलीस्ट 2 विटनेसेस ने इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करना है, तभी इस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। तो इस पार्ट 2 वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको कन्वेंसिंग के बारे में और जानने की दिलचस्पी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में थोड़े ई बुक्स के लिंक्स जोड़ दिए हैं, तो अगर आपको दिलचस्पी है तो आप उन ई बुक्स को भी देख सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।